तो वेलकम टू माय चैनल बी आर नॉलेज सेंटर। आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज मैं लाया हूँ घटना चक्र पर्यावरण सतत विकास लेक्चर नंबर 3। तो इसके पहले जो लेक्चर आ चुके हैं और सारे सब्जेक्ट के चल रहे हैं घटना चक्र, तो सबको एंजॉय करिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरे 33 साल का RO ARO UPSC UPVCS या ऑल स्टेट जो भी एग्ज़ाम हुए हैं, सरकार सारा PYQ है लगभग 33 साल का। तो कितना यूज़फुल होने वाला है यह मैं आपको दिखाऊंगी वीडियो में कि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम घटना चक्र पर्यावरण एवं सतत विकास। तो ये है ऊर्जा का प्रवाह। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सौर ऊर्जा है और जयमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह इसी होता है। जयमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र धरती पर स्थापित सभी पारिस्थितिक प्रणालियों का योग है। ऊर्जा का प्रवाह अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की दिशा में होता है। तो उष्मागतिकी के पहले नियम के अनुसार ऊर्जा न तो सृजन हो सकती है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। दूसरे नियम के अनुसार जब ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है तो उसका कुछ ह्रास होता है। तो लिंडमैन का नियम है कि उत्पादकों की सकल उत्पादकता का लगभग 10% भाग ही शाकाहारियों द्वारा स्वांगीकृत होता है। मतलब ये चित्र देखिए आप, मतलब जैसे सूर्य है और उत्पादक है, प्लांट है, उससे डायरेक्ट सनलाइट लेते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। फिर शाकाहारी जब उनको खाते हैं तो उसका उनमें 10% ट्रांसफ़र होता है। फिर शाकाहारी को जो खाता है तो मांसाहारी में वो एनर्जी 10% ट्रांसफ़र होती है। फिर मांसाहारी से जो टर्सरी टाइप के होते हैं वो खाते हैं तो उनमें भी 10% का ह्रास होता है, मतलब प्रभाव होता है केवल। तो पोषक स्तर पारिस्थितिकी इकोसिस्टम की आहार श्रृंखला में सामान्यतः 3 से 4 पोषण स्तर होते हैं। जैसे पोषण स्तर 1 होता है स्वपोषित जीव प्राथमिक उत्पादक, पोषण स्तर 2 होता है प्राथमिक उत्पादक, पोषण स्तर 3 होता है द्वितीयक उत्पादक और पोषण नंबर 4 होता है सर्वाहारी अंतिम उपभोक्ता। पिरामिड क्या होता है? पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न स्तरों के प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित जैव भार के रेखा चित्री निरूपण को जैव भार का पिरामिड कहा जाता है। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जैव भार का पिरामिड हमें क्या होता है? अपराइट होता है, जबकि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में तालाब समुद्र में इन्वर्टेड होता है। ये देखिए उल्टा पिरामिड है, तालाब में जैव भार का उल्टा पिरामिड। तो चलिए पारिस्थितिकी निकाय क्वेश्चन करते हैं। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो सौर ऊर्जा है। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल होता है सौर ऊर्जा। और निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो सही है, जयमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। ये यूपीपीएससी री एग्जाम 2015 पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10% नियम किससे संबंधित है? तो 10% नियम ऊर्जा का खादी के रूप में एक पोषी स्तर दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचना है और जिसमें 10% नियम चलता है। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? तो किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, याद कर लीजिए इसको। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण पश्चात क्या होती है? तो घटती है। और पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा स्थानांतरण क्या होता है? वो घटता है। रिपीटेड क्वेश्चन। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है सर्वाहारी को। पारिस्थितिकी तंत्र में कि आहार श्रृंखला में समानतः 3 से 4 पोषण स्तर होते हैं, सर्वाहारी को उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होते हैं। जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है? तो वो तालाब में उलट जाता है। बायोमास का एक उल्टा पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है समुद्र में। अगला है जैव वानिकी एवं जैव आवर्धन। तो जैव वानिकी का अर्थ होता है बायोनॉमिक्स। बायोनॉमिक्स का अर्थ होता है बायो का अर्थ होता है जीवन और जबकि नॉमिक्स का अर्थ होता है उत्पन्न। तो बायोनॉमिक्स तथा शाब्दिक अर्थ है जीवन के नियम। समीचीन प्रतीत होता है। यह पारिस्थितिकी का पर्याय है, साथ ही यह प्राकृतिक तंत्र के मूल्यों पर बल देता है जो मानव तंत्र को प्रभावित करते हैं। जैविक आवर्धन तो प्रदूषक आहार श्रृंखला के साथ सांद्रता में बढ़ते जाते हैं और ऊतकों में जमा हो जाते हैं। इस घटना को जैविक आवर्धन मतलब बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं क्वेश्चन
जैवानिकी बायोनॉमिक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैवनॉमिक्स इसका शाब्दिक अर्थ जीवन का प्रारंभ नहीं। और अगला है ये पारिस्थितिक तंत्र का पर्याय है, सिनोनिम्स सही है। यह प्राकृतिक तंत्रों के मूल्य पर बल देता है जो मानव तंत्रों को प्रभावित करते हैं, ये भी सही है। तो दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है क्योंकि बायोनॉमिक्स का अर्थ है जीव क्या है, जीवन की उत्पत्ति, जिसका अर्थ है जीवन के नियम है, ना कि उत्पत्ति। पारिस्थितिक तंत्र में डीडीटी का समावेश होने के बाद निम्नलिखित में से एक जीव उनका संभवतः अधिकतम सांद्रण प्रदर्शित करता है, वो कौन सा जीव है, सांप। तो खाद्य श्रृंखला में डीडीटी का सांद्रण प्रथम स्तर पर सबसे कम, द्वितीय स्तर पर सबसे अधिक एवं तृतीय स्तर पर उससे भी अधिक होता है। चूंकि सांप एक तृतीय उपभोक्ता है अतः डीडीटी का सांद्रण ताप में अधिक होगा। नेक्स्ट है जैव भू रासायनिक चक्र एवं जैविक अनुक्रमण। तो पारिस्थितिकी तंत्र में अजैविक तत्वों के जैविक प्रवस्था में परिवर्तन तथा इन जैविक तत्वों के अजैविक रूप में पुनरागमन के प्रारूप को जैव भू रसायन चक्र कहते हैं। प्रकृति में नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन इत्यादि तत्वों के जैव भू रासायनिक चक्र पाए जाते हैं। मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है गैसीय साइकिल, दूसरा होता है सेडिमेंटरी साइकिल। गैसीय साइकिल में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है और सेडिमेंटरी में कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर और पोटेशियम है। तो भौतिक वातावरण में किसी भी समुदाय का समय के साथ रूपांतरण पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहलाता है। उदाहरणतः घास स्थलों में घास वर्षा के अधिकतर जल को पौधों की जड़ों तक पहुंचने से पूर्व ही अवशोषित कर लेती है। साथ ही आग लगने आदि कारणों से घास स्थलों की भूमि पथरीली और बंजर हो जाती है। ऐसी भूमि लाइकेनों के उगने के लिए आदर्श वातावरण उपलब्ध कराती है। तो ये क्लीमेंट ने 1916 में पौधों की विभिन्न प्रजातियों का अध्ययन किया तथा सक्सेशन की सर्वमान्य परिभाषा दी। तो उनके अनुसार अनुक्रमण वह प्राकृतिक विधि है जिसके अंतर्गत एक ही निहित या निश्चित स्थान पर एक विशेष समूह दूसरे समूह द्वारा विस्थापित हो जाते हैं। ओडम नामक वैज्ञानिक ने अनुक्रमण को एक क्रमागत विधि बताया। ठीक है, तो ये देख सकते हैं न्यूडेशन, माइग्रेशन, एसिस एंड रिएक्शन एंड स्टेबलाइजेशन। तो पारिस्थितिकी संक्रमण का अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग जॉन डब्ल्यू बेनेट द्वारा किया गया। इन्होंने अवधारणा वर्ष 1976 में प्रकाशित अपनी पुस्तक द इकोलॉजिकल ट्रांजिशन, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी एंड ह्यूमन एडाप्टेशन में प्रस्तुत किया। तो पहला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं भू रासायनिक चक्र। ये 2020 यूपीपीसीएस में पूछा है। निम्नलिखित जैव भू रासायनिक चक्रों में से किसमें चट्टानों का अपक्षय चक्र के प्रवेश करने वाले पोषक तत्वों के निर्मुक्त होने का मुख्य स्रोत है, तो वह फास्फोरस का। आईएएस 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। फास्फोरस चक्र में फास्फोरस मुख्य रूप चट्टानों के अपक्षय से मुक्त होता है क्योंकि वह मुक्त रूप से चट्टानों में फास्फेट खनिज के रूप में होता है। उल्लेखनीय ये कटाव में खनन गतिविधियों में अपक्षय क्रम में प्रवेश करता है। घास स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिकी अनुक्रमण के अंश के रूप में किस कारण घासों को प्रतिस्थापित नहीं करते हैं, तो जल की सीमा एवं आग के कारण नहीं करते हैं। कहाँ, घास स्थलों में वृक्ष की पारिस्थितिकी अनुक्रमण के अंश के रूप में। ठीक है, घास स्थलों में घास वर्षा अधिकतर जल को पौधों की जड़ों तक पहुंचने से पूर्व अवशोषित कर लेती है। साथ ही आग लगने आदि कारणों से घास स्थलों की भूमि पथरीली और बंजर हो जाती है। ऐसी भूमि लाइकेनों को उगने के लिए आदर्श वातावरण उपलब्ध कराती है। निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अनुक्रमण प्रावस्था का सही क्रम है, तो वह है नग्नीकरण, प्रवास, स्थापन, प्रतिक्रिया और स्थिरीकरण। यहाँ देख सकते हैं। अगला है पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया, तो वो किया गया बेनेट के द्वारा। ये 2020 यूपीपीसीएस ने पूछा है। तो समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है कहलाता है, वह कहलाता है शीयर। मतलब जो एक निश्चित स्थान पर बदलता रहता है। एक के पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना कहलाता है, तो वह है भू रासायनिक चक्र। यूपीपीसीएस 2020। पारिस्थितिकी आंदोलन। तो पारिस्थितिकी तंत्र को साम्यावस्था में रखने हेतु जागरूक व्यक्तियों द्वारा समय समय पर विभिन्न आंदोलन चलाए गए। जैसे चिपको आंदोलन पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए किया गया एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। और ये 26 मार्च 1974 को गौरा देवी के नेतृत्व में महिलाएं वृक्षों छिपा कर खड़ी हो गई थी और पेड़ों को काटने नहीं दिया। 70 के दशक में यही आंदोलन पादप संरक्षण की मिसाल बन गया। नर्मदा बचाओ आंदोलन नर्मदा नदी के ऊपर बनाई जा रही बहुउद्देशीय
बांध परियोजना को रोकने के लिए चलाया आंदोलन है। एपीको आंदोलन दक्षिण भारत का पर्यावरण संरक्षण संबंधित आंदोलन है। ये एक आंदोलन कर्नाटक में आरंभ हुआ था। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता यह किस आंदोलन से का नारा है? तो ये आंदोलन था चिपको आंदोलन का। नेक्स्ट है चिपको आंदोलन संबंधित है तो वह पादप संरक्षण से। अब अगला है पारिस्थितिकी पदछाप एवं मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट। तो पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों का उपयोग मानव जीवन के लिए आवश्यक है। पारिस्थितिकी घटकों की वह आवश्यक मात्रा जो मनुष्य को उसकी जीवन शैली को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक होती है, पारिस्थितिकी पदछाप कहलाती है। तो जैसे यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं, एक पदछाप बना हुआ है जिसमें मानव की जरूरत की चीज़ों को दिया गया, सीवेज, जल का उपयोग, विद्युत ऊर्जा, मोटर वाहन उत्सर्जन। तो आगे देखेंगे ये अगला पारिस्थितिक तंत्र की सेवाएं क्या हैं। प्रोविजनिंग सर्विस व्यवस्था सेवाएं हैं, नियंत्रण सेवाएं हैं, समर्थन सेवाएं हैं, सांस्कृतिक सेवाएं, संरक्षण सेवाएं हैं। फिर जो है व्यवस्था सेवाओं में खाद्यान्न एवं जल उत्पादन है, नियंत्रण सेवाओं में जलवायु रोग का नियंत्रण है, समर्थन सेवाओं में पोषण चक्र और चक्रण है, फसल परागण है, और सांस्कृतिक में आध्यात्मिक शैक्षणिक मनोरंजन सेवाएं हैं, और संरक्षण सेवाओं में है विविधता अनुरक्षण। पारिस्थितिक पदछाप के माप की इकाई क्या है? तो वह है भूमंडलीय हेक्टेयर। ये ROAR 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो उसको पारिस्थितिक पदछाप कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्बन के सामाजिक मूल्य पद को सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? तो वह है प्रदत्त वर्ष में 1 टन CO2 के उत्सर्जन से होने वाली दीर्घकालीन क्षति। IAS 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाओं के निम्नलिखित प्रमुख वर्गों का वर्णन करता है। व्यवस्था, समर्थन, नियंत्रण, संरक्षण, संस्कृति। निम्नलिखित में से कौन सी समर्थन सेवा है? तो समर्थन सेवा भी आपको दिखाया था वो चार्ट में, तो वह है पोषक चक्रण और फसल परागण। तो IAS 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला आप करेंगे पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। तो यूकेलिप्टस को उसकी अत्यधिक जल ग्रहण शक्ति के कारण पर्यावरण के शत्रु ग्रह में घोषित किया है, और क्योंकि यह जिस स्थान पर लगाया जाता है वहाँ की मिट्टी जल स्तर काफ़ी नीचे चला जाता है। यह पौधा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बहुतायत में पाया जाता है। स्थिर जल के आवास लैंडिक आवास के अंतर्गत आते हैं, जैसे आर्द्रभूमि, तालाब, झील, जलाशय इत्यादि। बहते जल के आवास लोटिक आवास कहे जाते हैं, जैसे नदी। दो भिन्न समुदायों के बीच संक्रमण क्षेत्र इकोटोन कहलाता है। तो समुदाय है जंगल है, इकोटोन है, और समुदाय घास स्थल देख सकते हैं। मतलब यहाँ पर इसके बीच के समुदाय A और समुदाय B के बीच के जो मतलब एरिया होगा उसको इकोटोन बोलते हैं। पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग AG टांसले ने द्वारा किया गया था। परितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनकी सही अनुक्रम है मैंग्रोव, घास स्थल, झील, महासागर। और पिक्नोक्लाइन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है। हेक्लोक्लाइन किसी जल निकाय में लवणता प्रदर्शित करती है। थर्मोक्लाइन किसी जल निकाय में गहराई के साथ तापमान परिवर्तन को दर्शाती है। अर्नीज के नेस ने 1973 में सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था। पारिस्थितिकी नीचे को शब्द को सर्वप्रथम जोसेफ ग्रीनले ने वर्ष 1917 में प्रस्तुत किया था, और जिन्हें उन्होंने सूक्ष्म आवास कहा था। उल्लेखनीय कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वर्ष 1972 में पारित किया गया। पर्यावरण अधिनियम पर्यावरण के संरक्षण एवं सुधार के लिए 1986 में पारित किया गया। जनजातियों एवं अन्य पारंपरिक वन निवासियों अधिनियम दिसंबर 2006 में पारित किया गया। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित किया गया। तो अब क्वेश्चन पे आएंगे हम। निम्नलिखित वृक्षों में से कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? तो वह यूकेलिप्टस। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है? तो वह है यूकेलिप्टस। 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित वृक्षों में कौन वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है? तो यूकेलिप्टस। स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का उदाहरण है। लैंटिक आवास का उदाहरण है तालाब एवं दलदल। लैंटिक आवास के अंतर्गत जैसे आर्द्रभूमि, तालाब, झील ये सब आते हैं। अगला क्वेश्चन है दो भिन्न समुदायों के बीच संक्रमण क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं इकोटोन। 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। दो जैविक समुदायों के मध्य संक्रमण क्षेत्र को क्या कहते हैं? इकोटोन। अगला है सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन है? तो अस्थायी जो है महासागर है। अस्थायी सबसे अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र सेम महासागर। पारिस्थितिकी तंत्र को घटती उत्पादकता के क्रम में लगाना है,
तो घटती होगा मैंग्रोव घास स्थल, झील, महासागर। ये IAS 2013 और ROARO 21 में पूछा गया क्वेश्चन है। इनमें से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया? वो आर्नीज नेस्ट थे। कौन थे? आर्नीज नेस्ट। नेक्स्ट है मोनोक्लाइमेट सिद्धांत प्रतिपादित किया था किसने? तो F.E. क्लेमेंट्स ने किया था। 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। पारिस्थितिकी नीचे की संकल्पना को प्रतिपादित किया था ग्रीनले ने। पारिस्थितिकी निकेत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो यह उन स्थितियों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जो संसाधनों के उपयोग और पारिस्थितिक तंत्र में उसकी कार्यात्मक भूमिका को सहन कर सकती है। दूसरा है प्रत्येक प्रजाति का एक अलग स्थान होता है। तो इसमें पहला दूसरा दोनों सही है। UPPC 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। भारत में पारिस्थितिकी सरोकार एवं उनके विषय में पारित कानूनों के वर्षों की सूची को पढ़िए। तो यहाँ पर ठीक तो दिए नहीं है, फिर भी आप देख लीजिए। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित किया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम अब एवं सुधार के लिए वर्ष 1986 में पारित किया गया था। और जनजातीय एवं पारंपरिक वन्य निवासियों के लिए अधिनियम 2006 में, और वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है? तो वह है पिक्नोक्लाइन। पारिस्थितिकी उत्पादकता के संदर्भ में समुद्री उत्प्रवाह क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो निम्नलिखित माध्यमों से समुद्री उत्पादक बढ़ाते हैं। तो वह केवल दूसरा पोषक सतह का लाक है, और बाकी ये दोनों नहीं होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जिन्हें वन्यजीव अधिनियम 1972 के अधीन घोषित किया गया। और दूसरा है पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र को घोषित करने का प्रयोजन उन क्षेत्रों में केवल कृषि को छोड़कर सभी मानव क्रियाओं में प्रतिबंधित किया गया। दोनों के दोनों गलत हैं, क्योंकि पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र जिन्हें पर्यावरण अधिनियम 1986 के तहत घोषित किया गया था, एक असत्य है। कृषि को छोड़कर सभी मानवीय क्रियाओं का निषेध नहीं है, बल्कि कुछ पर प्रतिबंध लगाया गया है और कुछ को विनियमित किया गया है। नीचे कथन कारण देना है, देखना है। तो पारिस्थितिकी के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं। मानव क्रियाओं में वातावरण प्रभावित होते हैं। तो कौन सा कथन कारण है? तो पहला तो गलत है, दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है? तो वह है फसली भूमि। जल तंत्र, घास मैदान और वर्षा वन प्राकृतिक जीवों के उदाहरण है, जबकि फसली भूमि मानव जनित जीवों का उदाहरण है। अगला है विश्व की सर्वाधिक प्रबल भित्तियाँ उष्णकटिबंधीय सागर जलों से मिलती हैं। और दूसरा है विश्व की 1/3 से अधिक प्रबल भित्तियाँ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस और तीसरा है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा प्रबल भित्तियाँ कई संख्या में जंतु संघों का प्रपोषण करती हैं। तो तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं। IAS में पूछा गया क्वेश्चन है। अब है जैव विविधता, चलिए इसको भी करते हैं। तो किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणियों की विविधता को जैव विविधता कहा जाता है। और इसी के जैव विविधता का मापन किया जाता है। जैव विविधता अल्फा, बीटा, गामा नामक श्रेणी में विभाजित की जाती है। विभाजन व्हिटेकर ने किया था। जैव विविधता मानने की गणितीय सूचकांक में अल्फा सूचकांक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय, आवासीय या मध्य प्रजाति विविधता को दर्शाती है। बीटा सूचकांक स्थानीय क्षेत्र विविधता का अनुपात होता है। और गामा जो होता है वह भूदृश्य की संपूर्ण विविधता को दर्शाता है। तो आप देख सकते हैं ये बीटा को दर्शा रहा है, ये अल्फा को, और ये गामा को। तो ठीक है, चलिए क्वेश्चन के थ्रू कर लेते हैं। जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है। तो परिभाषित किया जाता है किसी पर्यावरण की विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी को। अगला है जैव विविधता मापने की गणितीय सूचकांकों में से कौन सा एक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय, आवासीय क्षेत्र में माध्य प्रजाति विविधता को दर्शाता है? तो वह है अल्फा सूचकांक। और जैव विविधता का अर्थ क्या है? तो जैव विविधता के एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु हैं। अगला है जैव विविधता में सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो वो है पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो प्राकृतिक आवास का निवास। भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया वो 2030 में। अगला क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? तो बायोडायवर्सिटी का प्रयोग किया था वाल्टर जी रॉशन ने बायोडायवर्सिटी का खोज किया, मतलब शब्द रखा। WC रॉशन ने। नेक्स्ट है, जैव विविधता शब्द की रचना किसने की? तो अभी आपने पढ़ा, वाल्टर जी रॉसन ने, WC रॉसन ने। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ ने निम्न में से किसे 2011 और 21 के दशक में निर्दिष्ट किया था? तो जैव विविधता दशक को 2011 से 20 के बीच किसको किया था? वो जैव विविधता दशक घोषित किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने दशक 2011 से 20 को घोषित किया था, तो अभी आपने पढ़ा जैव विविधता का दशक। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी NCMB किस शहर में स्थित है? तो वह है जामनगर में। जैव विविधता प्रवणता। अगला है जैव विविधता प्रवणता। तो जैव विविधता हर क्षेत्र में एक जैसी नहीं पाई जाती। यह उस क्षेत्र की जलवायु, मृदा, तापमान, आर्द्रता इत्यादि जैसे अनेक कारकों पर निर्भर करती है। जैव विविधता कहीं कम तो कहीं ज़्यादा पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वनों में पाई जाती है। इस क्षेत्र का विस्तार भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। इन क्षेत्रों में पादप तथा प्राणियों के विकास तथा वृद्धि के लिए अनुकूलतम दशाएं पाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्ष भर उच्च वर्षा तथा तापमान रहता है। इसी कारण इनको अनुकूलतम बायोम भी कहा जाता है। जैव विविधता पृथ्वी पर समान रूप से वितरित नहीं है। जैव विविधता ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। इसका अर्थ है ध्रुवों पर जैव विविधता कम और भूमध्य रेखा पर जैव विविधता अधिक है। उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांशों जैसे कि जैव विविधता अधिक होती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जहाँ की जैव विविधता सर्वाधिक है निम्न अक्षांशों में ही अवस्थित है। पर्वतीय क्षेत्र में उच्चतर उन्नतांशों की तुलना में निम्नतम उन्नतांशों में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है। तो आप देख सकते हैं चित्र में जैव विविधता यहाँ अधिक है, फिर यहाँ पर यह घटती गई है। प्रति किमी ऊंचाई बढ़ने पर 6.5 डिग्री की कमी होती है और जैव विविधता की प्रवणता देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन के थ्रू करते हैं। तो सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। नेक्स्ट है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, सेम रिपीटेड क्वेश्चन, और उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में निम्न में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है, वह मिलती है उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में। और निम्नलिखित पारिस्थितिक तंत्रों में से किसमें प्रजाति विविधता सापेक्षता काफ़ी अधिक होती है? तो वह होती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, कोरल रीफ में। छठवां है, जैव विविधता में परिवर्तन होता है, वह होता है भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है, मतलब गलत है? तो वो पहला ये भूमध्य रेखा में ध्रुवों की ओर जाती विविधता में वृद्धि होती है, तो ध्रुवों की ओर तो घटेगी ना कि बढ़ेगी। और सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है शांत घाटी में, और शांत घाटी अवस्थित कहाँ पर है? केरल में है। साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य संबंधित है? तो वह केरल से है। फूलों की घाटी कहाँ पाई जाती है? फूलों की घाटी आपका उत्तराखंड में पाई जाती है। हिमालय पर्वत प्रदेश प्रजाति विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। इस समृद्धि के लिए निम्नलिखित में कौन सा कारक है? तो ये कारक जो है वो है, यह विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है, दैट्स व्हाई। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांशों में जैव विविधता समानता अधिक होती है। पर्वतीय प्रवणता में उच्चतर उन्नतांशों की तुलना में निम्नतर उन्नतांशों जैसे जैव विविधता समानता अधिक। तो ये दोनों के दोनों सही हैं। अगला है जैव विविधता हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट ऐसे स्थान को कहा जाता है जहाँ प्रजातियों क्या होती है, जहाँ प्रजातियों की प्रचुरता तथा स्थानीय प्रजातियों की अधिकता पाई जाती है, लेकिन साथ ही इन जीव जातियों के अस्तित्व पर निरंतर संकट बना होता है। हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग नॉर्मन मायर्स ने 1988 में किया था। जैव विविधता हॉटस्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में नहीं बल्कि उच्च अक्षांशीय प्रदेशों में भी पाए जाते हैं। भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं। पूर्वी हिमालय हॉटस्पॉट है, पश्चिमी घाट है, और अधिकांश पूर्वोत्तर भारत एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जहाँ जैव विविधता संबंधित प्रखर
स्थलों की सूची जारी की जाती है, जिसमें विश्व के 36 स्थल सूचीबद्ध हैं। अगला है ध्यातव्य की जैव विविधता के प्रखर स्थलों को जाति बहुतायत स्थानिक तथा आंशिक बोध के आधार पर मान्यता प्रदान की जाती है। 35वें संविधान संशोधन द्वारा 1974 के अंतर्गत सिक्किम को भारत का अभिन्न अंग बना लिया गया है। 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। और निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। जैसे पूर्वी हिमालय है और पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र है, उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है। तो इसमें जैव विविधता के हॉटस्पॉट कौन से हैं? तो पूर्वी हिमालय है केवल, पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र नहीं है, उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया भी नहीं है। तो भारत में जैव विविधता के ताप स्थल हॉटस्पॉट कौन से हैं? तो पूर्वी हिमालय और पश्चिमी। अगला निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जैव विविधता हॉटस्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में स्थित है। भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट अर्थात पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो दोनों के दोनों गलत हैं, क्योंकि जैव विविधता हॉटस्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में ही नहीं बल्कि उच्च अक्षांशीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। पहला गलत हो गया। दूसरा में भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट और अधिकांश पूर्वोत्तर भारत एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र में निम्न में से कौन सा है? तो संतृप्त क्षेत्र है पश्चिमी घाट। जैव विविधता के संदर्भ में भारत के निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉटस्पॉट माना जाता है? तो वह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगला है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता तप्त स्थल है? तो वह है पश्चिम घाट। निम्नलिखित में किससे भारत में जैविक विविधता हॉटस्पॉट के रूप में जाना जाता है? तो वह है पश्चिमी घाट। अगला है भारत में निम्नलिखित में से किसे एक जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है? तो वह है पश्चिमी घाट। भारत के जैव विविधता प्रखर स्थल पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी है। तो इसमें से कौन सा है? तो ये होगा आपका दूसरा और तीसरा, पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉटस्पॉट माना जाता है? तो वह क्षेत्र है पूर्वी हिमालय। भारत में पाए जाने वाले हॉटस्पॉट हैं तो है पूर्वी हिमालयी श्रृंखला और पश्चिमी घाट। और निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है? तो वो नहीं है विंध्यान। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से जैव विविधता की दृष्टि से उत्तेजनशील स्थल माने जाते हैं। तो वह है पूर्वी हिमालय और पूर्वी हिमालय और पश्चिमी हिमालय। और भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा है? तो पश्चिमी घाट है। और निम्नलिखित में से भारत में कौन सा जैव विविधता का संवेदनशील स्थान माना जाता है? तो वह है पश्चिमी घाट। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा पारिस्थितिक उष्ण स्थल माना जाता है? तो वह है पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट। अगला है भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान कौन सा है? तो वह है पश्चिमी घाट। और कथन कारण दिया गया है निम्नेटिक क्षेत्र में पादप्लवक अधिकता में वृद्धि करते हैं। कारण है लिग्नेटिक क्षेत्र पानी का खुला क्षेत्र होता है। तो इसमें जो होगा कथन कारण दोनों सही, लेकिन आर्य की सही व्याख्या भी है, सही है दोनों। तो यहाँ पढ़ सकते हैं आप। अगला है निम्नलिखित में से 3 मानकों के आधार पर पश्चिमी घाट श्रीलंका एवं इंडो बर्मा क्षेत्रों को जैव विविधता के प्रखर स्थलों के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। तो वह है जाति बहुतायता और है स्थानिकता के कारण और आशंका बोध के कारण। तो जैव विविधता प्रखर स्थलों को जाति बहुतायता, स्थानिकता तथा आशंका बोध के आधार पर मान्यता प्रदान की जाती है। जैव विविधता के ह्रास के प्रमुख कारण क्या हैं? जैव विविधता के ह्रास के प्रमुख कारण प्राकृतिक पर्यावास का विनाश, प्राकृतिक संसाधनों का अतिदोहन, विदेशी प्रजातियों का अतिक्रमण व वन क्षेत्रों का विनाश और औद्योगिक तथा अवैज्ञानिक तरीके से खनन के अवैध शिकार और तस्करी है। तो प्राकृतिक पर्यावास का विनाश किया जा रहा है दिन ब दिन, और जो जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक हैं। तो यहाँ पर जैव विविधता के खतरा देख सकते हैं। प्राकृतिक पर्यावास का हानि, भूतापन एवं प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का अतिक्रमण और स्थानीय प्रजाति का विलोपन। तो नैसर्गिक विलोपन, समूह विलोपन, मनोद्भिद विलोपन, तो कई कारण हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं। जैव विविधता के नाश के क्या कारण हैं? तो जैव जीवों के प्राकृतिक आवास कमी, पर्यावरण प्रदूषण, वनों का नाश, तो सभी के सभी हैं। नेक्स्ट है
जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है? तो प्राकृतिक आवासीय विनाश है। और जैव विविधता को कम करने का मुख्य कारण क्या है? तो वो आवासीय विनाश है। और निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं? तो वैश्विक तापन होगा, और आवास का विखंडन, विदेशी जाति का संक्रमण, शाकाहार का प्रोत्साहन नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन से किसी प्रदेश की जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं? तो भूमंडलीय तापन हो सकते हैं, प्राकृतिक आवास का विखंडन, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा है? तो वह है प्राकृतिक आवासों और वनस्पतियों का विनाश व झूम खेती। यद्यपि भारत में की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही, किंतु पक्षियों की संख्या तेजी से घट रही। क्यों घट रही है? क्योंकि शिकारों की संख्या में असाधारण वृद्धि हुई है, नई रीजन है। तो इनमें पक्षियों के वास के स्थान पर बड़े पैमाने पर कटौती हुई है, ये है। और कीटनाशक, रासायनिक उर्वरक तथा मच्छर भगाने वाली दवाओं का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है। तो 3, 4 दोनों सही है। कथन कारण है, उष्णकटिबंधीय देशों में तितलियों की प्रजातियां सर्वाधिक पाई जाती हैं। कारण है, तितलियां कम तापमान में नहीं रह सकती हैं। तो कौन सा इसमें? तो कथन कारण दोनों सही है, और उस कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। अगला है, जैव विविधता को अधिकतम संकट है प्राकृतिक निवास में वनस्पतियों के विनाश से। निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड में जैव विविधता के ह्रास के कारण नहीं है? तो वह है बंजर भूमि का वनीकरण, ये थोड़ी ना कारण हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन से पारिस्थितिक तंत्र की जैव विविधता को बढ़ोतरी के उत्तरदायी नहीं है? पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता और मध्य व्यवधान, और पारिस्थितिक तंत्र की आय, पोषक स्तरों की कम संख्या। तो इसमें ऑप्शन डी होगा, पोषक स्तरों की कम संख्या। जैव विविधता का संरक्षण, तो चलिए ये भी करते हैं। तो जैव विविधता का संरक्षण, तो जैव मंडल रिजर्व की स्थापना का उद्देश्य है प्राकृतिक, अर्ध प्राकृतिक भूमि पर मुख्यतः इन सीटू जैव विविधता का संरक्षण करना। और ध्यातव्य की विविधता संरक्षण के लिए इन सीटू व बाह्य स्थानीय मतलब इन सीटू संरक्षण तकनीकें अपनाई जाती हैं। राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, जैव मंडल और प्राकृतिक वन, उपवन, झीलों आदि में इन सीटू कंजर्वेशन द्वारा आनुवंशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है। जब किसी वनस्पति या जीव के संरक्षण के लिए मूल प्राकृतिक आवास क्षेत्र में ही किया जाता है, तो उसे स्वस्थानी मतलब इन सीटू कंजर्वेशन कहते हैं। और इन सीटू मतलब बाहर ले जाकर, जैसे चिड़ियाघर में, वनस्पति उद्यान में अलग जगह उनको रख देना, तो इन सीटू हो जाता है। तो इन सीटू में देख सकते हैं संरक्षित नेटवर्क है, पवित्र झील है, उपवन है, जैवमंडल निकाय है, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य है। और इन सीटू में है पवित्र पौधे, घरेलू बीज बैंक है, जीन है, वनस्पति उद्यान है, एक्वेरियम, चिड़ियाघर एवं जंतु उद्यान है। अगला है, तो चलिए अब क्वेश्चन के थ्रू हम इसको सॉल्व करेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? तो जैवमंडल रिजर्व। और निम्नलिखित में से कौन सा स्थान वनस्पति संरक्षण की स्वस्थानी इंस्टीट्यूट पद्धति नहीं है? तो वनस्पति उद्यान नहीं, क्योंकि उसको वहीं पर लगाया गया। और राष्ट्रीय उद्यान में आनुवंशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है, तो वह किया जाता है इन सीटू संरक्षण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्ववासन संरक्षण नीति का उदाहरण नहीं है? तो वनस्पति बाग इंस्टीट्यूट का नहीं, स्ववासन मतलब इंस्टीट्यूट का नहीं है। निम्नलिखित में से क्रायो बैंक एक सीटू संरक्षण के लिए कौन सी गैस समानता प्रयोग की जाती है? तो वो नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति के निम्नलिखित में से किसी की स्थापना करने में निहित है? तो जीवमंडल निश्चय में। जैवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र क्या है? आनुवंशिक विभिन्नता के निम्न से कौन एक प्रवाल विरंजक का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? तो वह है सागरीय जल के सामान्य तापन में वृद्धि। 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा प्रवाल विरंजन में सर्वाधिक मुख्य कारण है? तो वो वैश्विक उष्णन है। और विरंजक मतलब उसके रंग को हटा देना, मतलब खराब हो जाना या फिर सूख जाना। निम्न में से किसने प्रवाल भित्तियां अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और सुंदरवन। तो नीचे के गुण का उत्तर का चुनाव कर सही उत्तर का चुनाव करें। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी, मन्नार खाड़ी, सुंदरवन नहीं है, तो वो जाएगा 1, 2, 3। जैव विविधता के उपयोग, तो जैव विविधता मृदा निर्माण और मृदा अपरदन की रोकथाम, अपशिष्ट का पुनर्चक्रण और सस्य परागण द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है। जैव विविधता के अन्य कई उपयोग हैं, जैसे
देख सकते हैं जब तक उपयोग में दवाएं, औषधियाँ, क्विनोन, टैक्साल, बोटोकेमिकल्स, मॉर्फिन यहाँ पर सारी दवाओं के रूप में, और भोजन एवं उन्नत किस्मों के रूप में, नई फसलें, उन्नत किस्म की फसलें और प्राकृतिक संतुलन, परितंत्र सेवाओं में और सांस्कृतिक लाभ में और सौंदर्य लाभ में। तो देख सकते हैं हम जैव विविधता निम्नलिखित माध्यम द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी है। तो वो बनी है मृदा निर्माण, मृदा अपरदन की रोकथाम, अपशिष्ट का पुनर्चक्रण और सस्य परागण। तो सभी के लिए तो ऑप्शन डी हो जाएगा। IUCN क्या है? IUCN एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका कार्य प्रकृति की अखंडता और विविधता के संरक्षण के लिए दुनिया भर के समाजों को प्रभावित और प्रोत्साहित करते हुए उनकी सहायता करना व प्राकृतिक संसाधनों के न्याय संगत व पारिस्थितिकी रूप से टिकाऊ उपयोग को सुनिश्चित करना है। इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पर्यवेक्षक का अधिकारी दर्जा दिया है। IUCN संरक्षण का प्रकाशित रेड डाटा बुक्स में विलुप्त कगार पर खड़े संकटाग्रस्त जीव जंतुओं, प्रोटिस्टा व कवक की सूचियाँ सम्मिलित की जाती हैं, तब विलुप्त होने वाली प्रजाति को सूचीबद्ध रेड डाटा में रखा जाता है, जो विलुप्त होने वाली। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की परिभाषा के अनुसार किसी प्रजाति को तब विलुप्त माना जाता है जब वो अपने प्राकृतिक आवास में 50 वर्ष से ना देखी गई हो। IUCN के मुख्यतः निम्न लाभ होते हैं। इसके लाभ होते हैं: संगठन जीवों की पहचान में उनका अवलेखन होता है और जैव विविधता का ह्रास लिखित सूची का निर्माण होता है। स्थानीय स्तर पर संरक्षण कार्यों का निर्देशन होता है और जैव विविधता के महत्व के विषय में जागरूकता उत्पन्न होती है। तो 2012 में IUCN द्वारा भारत में पाई जाने वाली पक्षियों की 15 प्रजाति को संकटग्रस्त प्रजाति की लाल सूची में रखा गया और इसमें है इस सूची में सोन चिरैया है, महान भारतीय सारंग है और साइबेरियन सारल और सलेटी टिटहरी और आदि संकटग्रस्त श्रेणी में कस्तूरी मृग, संकटग्रस्त श्रेणी में एशियाई वन्य गधा संकट के नज़दीक है श्रेणी में, जबकि लाल पांडा संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल किया गया है। कावेरी नदी के महासीर मछली को 2 प्रजाति पाई जाती है, नीले मीन पंख और नारंगी मीन वाली पंख। मोरचाप चित्तीदार बिल्ली भारत के अधिकांश भागों तथा श्रीलंका में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। इसे वर्ष 2016 में IUCN द्वारा संकटग्रस्त प्रजाति की लाल सूची में रखा गया। दूसरी ओर इरावदी डॉल्फिन एक समुद्री डॉल्फिन है जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के मुहाने पर दक्षिण पूर्व एशिया के समुद्री तटों पर प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। उल्लेखनीय 2017 में इरावदी डॉल्फिन को IUCN की रेड लिस्ट में संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया। अगला अब क्वेश्चन करेंगे हम प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज तथा वन्य प्राणी जाति एवं वनस्पति जाति की संकटापन स्पीसीज के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ, फॉना एंड फ्लोरा संदर्भ निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। IUCN संयुक्त राष्ट्र यूएन का एक भाग है, 60 सरकारों के बीच अंतर्राष्ट्रीय करार है। तो ये गलत है, पहला गलत है। IUCN प्राकृतिक पर्यावरण के बेहतर प्रबंधन के लिए विश्व भर के हजारों क्षेत्र परियोजनाएं चलाता है। 60 से उन राज्यों पर वैध रूप से आबद्धकार है जो इनमें शामिल हुए हैं, लेकिन यह कन्वेंशन राष्ट्रीय विधियों का स्थान नहीं लेता है। तो BC सही है, मतलब दूसरा तीसरा सही है। IUCN एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो प्राकृतिक संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के सतत संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करता है। वह संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है। इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा में पर्यवेक्षक का आधिकारिक दर्जा प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ द्वारा प्रकाशित रेड डाटा बुक्स में निम्नलिखित सूचियों सम्मिलित किया गया है। पहला है जैव विविधता की प्रखर स्थलों में विद्यमान स्थानिक पौधों और पशु जातियों की सूची है। संकटाग्रस्त पौधों और पशु जातियों की सूची है। तो दूसरा सही है, बाकी गलत है। तो पहला प्राकृतिक एवं प्राकृतिक संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण या संघ या अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ द्वारा प्रकाशित रेड डाटा बुक्स में विलुप्त के कगार पर खड़े संकटग्रस्त पौधे, जंतुओं, प्रोटिस्टा व कवक प्रजातियों की सूची सम्मिलित की जाती है। और अगला है रेड डाटा बुक्स और रेड लिस्ट में संबंधित संगठन कौन से हैं? तो वह है IUCN। रेड डाटा बुक में कौन सी सूचना है? तो है लुप्तप्राय पौधों व पशुओं की। अगला क्वेश्चन रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो IUCN द्वारा किया जाता है। विलुप्त होने वाली प्रजाति की सूचीबद्धता होती है तो वह होती है रेड डाटा बुक में। रेड डाटा बुक का संबंध किससे है? तो वह संबंध है विलुप्त के संकट से ग्रस्त जीव जंतुओं से। अगला क्वेश्चन रेड डाटा बुक में आंकड़े सम्मिलित हैं तो वह सम्मिलित लुप्तप्राय प्रजातियों के हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राणी समूह संकटापन्न जातियों के समूह के अंतर्गत आता है? तो वह महान भारतीय सारंग, कस्तूरी मृग और लाल पांडा और एशियाई वन्य गधा। और निम्नलिखित में से भारतीय पक्षियों में कौन सा अत्यधिक संकटापन्न किस्म के हैं? तो वह हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। किसी प्रजाति को विलुप्त माना जाता है जब वो अपने प्राकृतिक आवास में देखी नहीं गई हो 50 वर्ष से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। वन्य प्राणी प्राकृतिक रूप से, तो इसमें पहला और तीसरा नीले मीन पक्ष वाला महासीर कावेरी नदी, ये सही है। और मोरचाक पूर्वी घाट मोरचाक जो चीतीदार बिल्ली है पूर्वी घाट में पाई जाती है, ये भी सही। इरावदी डॉल्फिन चंबल नदी में नहीं पाई जाती है। और इसमें जो है इरावदी डॉल्फिन एक समुद्री डॉल्फिन है जो बंगाल की खाड़ी में पाई जाती है। तो चलिए अब करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा वीडियो बताइएगा जरूर। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।